Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I'm your business teacher, and today we are going to discuss about the business risk. Okay, in the previous chapter we learned about the types of business activities, the objective of business. Now in this lecture we are going to understand about the business risk. Okay. The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. जो बिजनेस रिस्क होती है वे किसकी वजह से होती है? या तो हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए तो भी एक बिजनेस रिस्क हो सकती है, या फिर कोई भी हमें लॉसेस हो जाए ड्यू टू अनसर्टनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से हमें लॉसेस हो जाते हैं, या फिर कई बार हमें प्रॉफिट्स नहीं हो पाता है. तो एक तरह से क्या होता है, ये रिस्क होती है बिजनेस की. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स. मान लीजिए कि कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा. तो एक तरह से क्या है, हमारी रिस्क है, ठीक है. या फिर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए, ठीक है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, तो क्या होगा, हमारे लिए भी एक तरीके से एक बिजनेसमैन के लिए रिस्क हो जाती है. ओके, लोअर डिमांड रिजल्ट्स इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स. एंड अनदर सिचुएशन, द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस. अगर मार्केट में रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे. ओवरऑल हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. The firm using these raw materials will have to pay more for buying them. तो पहले जो बिजनेसमैन जितने पैसे पे करता था, जितने उसको खरीदने के लिए उसको पे करना पड़ता था, अब उसको उन्हीं रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होएगा, उसका प्रॉफिट. ओके, एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप ऑफ रिस्क, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर. स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क होती है, टू टाइप्स की रिस्क होती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को. स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस. स्पेक्युलेटिव रिस्क जो होता है उसमें दोनों चीजों की पॉसिबिलिटीज होती है, या तो आपको गेन होगा या फिर आपको लॉस होगा, ठीक है. स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइसेस और चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट्स ऑफ कस्टमर. अगर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया या डिमांड में चेंज आ गया तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी होगा. अगर फेवरेबल चेंजेस होगा, मतलब उसके अगर कंज्यूमर की टेस्ट में फेवरेबल चेंजेस होगा तो हमें गेन होगा, और अगर अनफेवरेबल चेंजेस होगा तो हमें लॉस होगा. एंड व्हाट इज प्योर रिस्क इन्वॉल्व में रिजल्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और नो लॉस. द चांसेस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क. प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो हमें लॉस होगा या फिर हमें लॉस होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे गेन के कोई चांसेस नहीं है. मान लीजिए आग लग गई या चोरी हो गई, अगर इस तरीके से कोई सर्कमस्टांसेस हो गए तो हमें क्या होगा, लॉस होगा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है. फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टनिटीज. मैंने आपको पहले ही बताया, अनसर्टनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से हमें क्या होता है, बिजनेस में लॉस होता है. एक तरीके से हमारी एक रिस्क होती है बिजनेस में. Uncertainty refers to the lack of knowledge about what is going to happen in the future. We don't know what is going to happen in the future. Okay, तो एक तरह से क्या है, हमारे लिए बेसिकली रिस्क है. Natural calamities, changes in demand and prices, changes in government policies, improvement in technology, etc. are some of the examples of uncertainties which create risk for business because the outcome of these future event is not known in advance. मान लीजिए कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आ गए, या कोई भी डिमांड में चेंजेस आ गए, या प्राइसेस में चेंजेस आ गए, तो ये क्या है, एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है. हम इसका पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंस्टेंटली चेंजेस आते हैं. तो एक तरह से क्या होता है, हमारा ये
एक टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। सेकेंड है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिस्क, जो ऑलवेज प्रेजेंट होता है बिजनेस में। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हमें रिस्क को पहले से ही प्लान करके चलना चाहिए कि हाँ, हमें इस मंथ में इतना रिस्क प्रेजेंट है, इतना लॉस हमें हो सकता है। हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं पर उसे हम हटा नहीं सकते। ठीक है। थर्ड वन, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा रिस्क प्रेजेंट होती है। नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड। नेचर क्या होता है, आप किस टाइप का बिजनेस, किस टाइप के गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में उसको, या तो आप मैन्युफैक्चरर है या आप रिटेलर है या आप होलसेलर है, आप क्या है, आप कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इज अ बिजनेस। लेकिन सब में ही कहीं ना कहीं रिस्क प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जो प्रोड्यूसर फैशनेबल आइटम्स में डील करते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क प्रेजेंट होती है, क्योंकि फैशनेबल में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी हमारा फैशन चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट होती है। सिमिलरली अ लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज अ हायर रिस्क देन व्हाट अ स्मॉल स्केल हैज। इसलिए बेसिकली जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है उसमें ज्यादा रिस्क होती है, जितना स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसमें थोड़ी कम रिस्क प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन, प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क लेकर ही नहीं चलोगे अपने बिजनेस में तो आप प्रॉफिट भी भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो अगर आप पहले से डरेंगे कि नहीं मेरे को प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो आपको कभी गेन नहीं होगा। इसलिए आपको रिस्क हमेशा साथ में लेकर चलनी पड़ती है। is an age old principle which applies to all types of business. Greater the risk involved in a business, higher is the chances of profit. जितनी ज्यादा रिस्क प्रेजेंट होगी बिजनेस में उतनी ज्यादा चांसेस होंगे हमारे प्रॉफिट के। An entrepreneur undertake risk under the expectations of higher profit. Profit is the reward for risk taking. जब हम रिस्क लेकर चलेंगे तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। Now there are causes of business risk. First one is natural causes. Natural causes में क्या होता है, देखो human beings have little control over natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rains, famine. Famine का मीन्स होता है drought. That is सूखा पड़ जाना, जब बारिश नहीं होती तो सूख जाता है पूरा, etc. This result in heavy loss of life, property and income and business. देखो नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर हमारा कोई उस पर हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। फ्लड है, अर्थक्वेक है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे को बिजनेस में लॉस हो जाता है। एक तरीके से क्या है, हमारी ये रिस्क है। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड such unexpected events like dishonesty, carelessness or negligence of employees, stoppage of work due to power failure, strikes, riots means होता है दंगे, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। अब ये ह्यूमन कॉजेज में क्या होता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय से कुछ गलती हो गई, ठीक है, हमारा काम रुक गया पावर फेलियर की वजह से, या फिर कोई कस्टमर जो एम्प्लॉयज है वो क्या हो गया, दंगे पे बैठ गए, स्ट्राइक्स पे बैठ गए, तो इससे क्या होता है, हमें बिजनेस में लॉस होता है। एक तरीके से क्या है, ये कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेज. These include uncertainties related to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, changes of technology or method of production, etc. Financial problems like rise in interest rate for borrowing, levy of higher taxes, etc. also come under these type of causes. देखो इसमें क्या होता है, कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, प्राइसेस में चेंजेस आ गए, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आ गए, या फिर कस्टमर की डिमांड में चेंजेस आ गया, तो ये सब क्या होता है, हमारा एक तरीके से इकोनॉमिक कॉज है। अदर कॉजेस में क्या है, दीज आर अनफोर्सिंग इवेंट्स, जिसको हम मतलब लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आ गए हमारे बिजनेस में, लाइक मैकेनिकल फेलियर्स सच एज अ बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर का फटना,
फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा विच लेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। ये सब क्या है हमारा एक तरीके से बिजनेस रिस्क है। ओके, नाउ स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे बेसिक फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग अ लाइन ऑफ बिजनेस। The first thing to be decided by any entrepreneur of a new business is the nature and type of business to be undertaken. सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप का बिजनेस रन करना है। एक एंटरप्रेन्योर को इस आइडियाज को क्रिएट करने पड़ते हैं कि हमें किस टाइप का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। He will obviously like to enter that branch of industry in commerce which has a possibility of greater amount of प्रॉफिट। और हमें हमेशा माइंड में ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कौन सा ऐसा बिजनेस रन करें जिससे हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, द डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इंटरेस्ट द एंटरप्रेन्योर हैज फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा कस्टमर की डिमांड में है मार्केट में, उसी तरह का हमें बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड वन है साइज ऑफ द फर्म। Size of or scale of its operation is another important decision to be taken at the start of the business. Some factor favors a large size whereas others tend to restrict the scale of operation. भाई कुछ जो बिजनेस होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और कहीं जगह हमें स्मॉल स्केल बिजनेस भी रन करना पड़ता है। If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and he can arrange the necessary capital for बिजनेस। अगर एंटरप्रेन्योर को ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में जाके क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो उस प्रोडक्ट में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है। He will start the operation at a large scale. If the market conditions are uncertain and risks are high, a small business would be better choice. अगर हमें लगता है कि भाई मार्केट में रिस्क ज्यादा प्रेजेंट है तो हमें स्मॉल स्केल बिजनेस हमारी होगा बेटर चॉइस होगी। थर्ड है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं, आइदर सोल प्रोप्राइटरशिप, आइदर द पार्टनरशिप, आइदर द जॉइंट स्टॉक कंपनी और द कंपनी विच इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ईच फॉर्म हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स एज अ लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लायबिलिटी ऑफ ओनर, डिविजन ऑफ प्रॉफिट, legal formality, continuity of business, transferability of interest and so on. This point we will discuss in the next chapter in detail कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है ना। फोर्थ वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमारा बिजनेस कौन सी लोकेशन में स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना हमको क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है। फिफ्थ है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। भी हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। तो कई बार क्या होती है, कुछ कैपिटल्स इतने कैपिटल हमारे पास नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, फिर कहीं से बोरो करते हैं। फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रपोज्ड business. Capital required for investment in fixed asset like land, building, machinery and equipment, and current asset like raw materials, book debts, stock of business, finished goods, etc. इन सब के लिए भी अगर हमारा लार्ज स्केल का बिजनेस है तो हमें फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है, लाइक बिल्डिंग की, मशीनरी की, लैंड की। और अगर हम थोड़ा सा करंट एसेट में डील करें तो हमें डेली रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बुक्स डेब्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आफ्टर इज फिजिकल फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। The decisions relating to this factor will depend on the nature and size of business. देखो जिस तरह का बिजनेस होगा उस तरीके से हमें फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। After the plant layout, once the requirement of physical facilities has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. Layout means the physical arrangement of machine and equipment needed to be manufactured a प्रोडक्ट। भाई हमको जिस तरह का प्रोडक्ट डील करना है, जिस तरह का प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, उस तरह की मशीन हमें उस तरह की मशीन की हमें जरूरत
पड़ेगी। तो पहले हम अपना बिजनेस, पहले हम अपना टाइप देखेंगे किस टाइप का बिजनेस है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, पूरा प्लान लेआउट करेंगे। आफ्टर दैट competent and committed workforce, every enterprise needs competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired product। भाई कोई भी अगर एक मशीनरी में अगर हमारी मैन्युफैक्चर कंपनी है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे जो उन फिजिकल गुड्स को क्या करते हैं, डिजायर्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट टैक्स प्लानिंग, हमें पता है कि जितना हमें आजकल टैक्स देना बहुत जरूरी है, तो हर टाइप के बिजनेस में हमें एक तरीके से टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद होता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आफ्टर डिसीजन रिलेटेड टू द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स हैव बीन टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing of various resources, fulfilling the necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign। इन सबको फैक्टर्स को देखने के बाद ही कस्टमर क्या करता है, अपने पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करता है। So that's all student, this chapter is now finished and you have to do the question which is given at the back of your chapter, at the end of your chapter. Try to do it and read it from your NCERT book. Thank you.